नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज की अपराध की घटना शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि किस्सागोई परिवार की तीसरी किताब 21 तारीख को रूपा पब्लिकेशन ने पब्लिश कर दी है। ये है किताब बैज एंड द बुलेट। मेरे साथ राकेश गोस्वामी जी, जो प्रोफेसर हैं आईआईएमसी में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में, उन्होंने, हम दोनों लोगों ने मिलकर ये लिखी है। इस किताब में मेरी जो पुलिस की जर्नी है, उसमें जो इम्पॉर्टेंट केसेस हैं हर फील्ड के, उसको डिस्कस किया गया है, उसको बताया गया है। और प्रकाशक ने इसको बेसिकली, ये किताब का नाम और जो कुछ उसमें टाइटल होती है, ये प्रकाशक अपने स्तर से डिसाइड करते हैं। और बैज एंड द बुलेट के नीचे प्रकाशक ने लिखा है मेमोयर्स ऑफ अ सुपर कॉप। ये नीचे लिखा हुआ है, हमारे ख्याल से अब आप लोग इसे देख पा रहे होंगे। पीछे इसके ये बहुत डिटेल दी हुई है। तो ऑपरेशन बजूका के बाद ये राकेश गोस्वामी जी के साथ ये दूसरी पुस्तक है जो मैंने लिखी है। और जितना प्यार, जितना सहयोग हमारे किस्सागोई परिवार का ऑपरेशन बजूका में मिला था, मुझे उम्मीद है कि उससे ज़्यादा ही ये आप इस किताब को भी, इसको भी आप पसंद करेंगे, प्यार करेंगे, पढ़ेंगे। वर्चस्व बीच में जो मैंने लिखी थी, उसका आप लोगों ने बहुत भरपूर स्वागत किया, उसका बहुत भरपूर प्यार मिला। और मैंने शायद आपको बताया था कि 7 महीनों में उसके 6 संस्करण निकल गए हैं, राजकमल प्रकाशन से है। इसका भी प्रकाशन बहुत महत्वपूर्ण प्रकाशन है, रूपा पब्लिकेशंस। तो पूरी उम्मीद है कि आप भी इसे मंगाएंगे, पढ़ेंगे और फिर उसके बाद अपनी टिप्पणियाँ या अपने जो रिव्यूज़ हैं वो ज़रूर भेजेंगे। तो ये धीरे धीरे, ये सब किस्सागोई की वजह से ही हुआ है। राकेश गोस्वामी जी ने जो अलग अलग फील्ड में हमारे काम थे, टेररिज्म पे था, FICN पे था, और ऑर्गेनाइज क्राइम पे था, बड़े क्रिमिनल्स पे था, उन सब को एक जगह इकट्ठा किया हम दोनों लोगों ने मिलाकर, और उन्होंने इसे अच्छी इंग्लिश भाषा में इसे लिखा। आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो ये थी शुभ सूचना किस्सागोई परिवार के लिए कि हमारी ये तीसरी पुस्तक मार्केट में आ गई है। 21 तारीख को ये रूपा पब्लिकेशन वालों ने इसे दिल्ली में रिलीज़ किया है। ये फ्लिपकार्ट पे, अमेज़न पे, सब जगह उपलब्ध है। और इनमें अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप हमें मेल करिएगा, हम प्रकाशक को आपकी मेल पहुंचा देंगे। और फिर अगर कोई दिक्कत है तो आपसे उनकी बात भी करा देंगे। अब आइए आज के वाक़ये पे। आज का प्रदेश है राजस्थान, जिला है जयपुर, और जयपुर के थाना गांधीनगर पर रमेश चंद नाम के एक व्यक्ति 17 नवंबर 2024 को, यानी ये घटना हालिया है, बिल्कुल हाल फिलहाल की है। तो 17 नवंबर 2024 को रमेश चंद थाने पर पहुंचे और उन्होंने ये बताया कि झालना डूंगरी, जो गांधीनगर थाना क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ के रहने वाले मनीष निर्वाण, जिनकी उम्र करीब 32 वर्ष है, वो मेरी बेटी कविता बैरवा के साथ पिछले 4 साल से लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं। आज उन्होंने रात में मुझे फ़ोन किया कि आप फ़ौरन चले आइए, आपकी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब है। मैं भागता दौड़ता वहाँ गया तो देखा मेरी बेटी बिस्तर पर मृत पड़ी हुई है। उसके मुंह से कुछ झाग जैसी चीज़ निकल रही है। मनीष ने मुझे बताया कि पता नहीं किसी बात से नाराज़ होकर इसने जहर खा लिया, इसी वजह से इसके मुंह से झाग निकल रहा था। तो ये देखकर मैं घबरा गया, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये शंका हो रही है
कि जो मेरी लड़की इतने दिनों से मनीष के साथ रह रही है, अचानक ऐसा क्या हुआ कि उसे जहर खाना पड़ा। पुलिस फौरन मौके पर पहुंची, लाश को कब्जे में लिया, उसका पंचनामा, पंचायतनामा जिसे कहते हैं, बनाया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अगले दिन उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डेथ ड्यू टू स्ट्रेंगुलेशन आ गया। पुलिस ने फौरन हत्या की एफआईआर लिख ली और उसके बाद उसको इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। पुलिस को मौके के हिसाब से, मृतका के पिता के हिसाब से और बाकी लोगों के हिसाब से कि घर में सिर्फ उसका पति ही था, मनीष निर्वाण, जो जलाना डूंगरी का रहने वाला था। पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की। पहले वो यही बताता रहा कि साहब वो उसने कुछ खा लिया, उसने कुछ ऐसा कर लिया, कुछ उसने वैसा कर लिया। पुलिस ने उसको बताया कि लेकिन उसके गले की ये हड्डी टूटी हुई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कहती है कि गला दबाकर उसकी हत्या की गई है। फिर वो इधर उधर की किस्से कहानी कि साहब वो दरवाज़ा खुला हुआ था, कोई आया होगा, कुछ ये हुआ होगा, वो हुआ होगा। लेकिन थोड़ी ही देर में पुलिस की सख्ती के आगे उसने सच बताना शुरू किया और उसने कहा कि हाँ, मुझसे गलती हुई है, मैंने मनीषा की हत्या कर दी है। उसने ये बताया कि मैं और मनीषा पिछले 4 सालों से लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं। ये भी बताया कि पहले इसकी कविता की शादी कहीं और हुई थी और वो पति से मनमुटाव, उससे एक लड़की भी थी। पति से मनमुटाव के बाद कविता अकेले बच्चे को अपने पति के पास छोड़कर अकेले झालना में आके रहने लगी। मालवीय नगर के एक हॉस्पिटल में वो जॉब करने लगी और इसी के दरमियान उसकी मनीष से बातचीत शुरू हुई। वो उसके संपर्क में आ गई और फिर वो मनीष के साथ लिव इन रिलेशन में रहने लगी। उसको 2 प्रसव हुए, पहले प्रसव से जुड़वा बेटियां और दूसरे प्रसव से एक बेटा हुआ, लेकिन दोनों ने शादी नहीं की थी और वो लिव इन रिलेशन में ही 4 साल से रह रहे थे। घटना वाले दिन के बारे में मनीष निर्वाण ने पुलिस को ये बताया कि हम दोनों लोग ही शराब पीने के शौकीन हैं और हर दूसरे तीसरे दिन दोनों ही लोग अगर एक समय में अपना काम करके आ जाते हैं तो साथ बैठकर ही शराब पीते हैं। और उसकी किराना की एक दुकान है घर के नीचे, मनीष की, और जब वो बंद करके ऊपर आता है और इसी बीच में वो हॉस्पिटल से आ जाती है तो दोनों बैठ के शराब पीते हैं। ये भी बताया कि 17 नवंबर को दोनों ने बैठकर शराब पी और पैसों की बात को लेकर दोनों में कुछ कहा सुनी हुई। दरअसल हुआ ये था कि ये थोड़ा बहुत प्लॉट, यानी जो प्लॉट खरीदने बेचने, ज़मीन खरीदने बेचने का जो रियल इस्टेट का धंधा होता है, उसमें भी मनीष का इंटरेस्ट था। एक महिला से उसने 3-4 लाख रुपए एडवांस में एक प्लॉट दिलाने के लिए लिए थे, लेकिन वो पैसा उसने कविता को नहीं दिया था। वो पैसा उसने अपनी माँ को दे दिया था। जब वो प्लॉट नहीं मिला या वो ज़मीन उस महिला को नहीं मिली तो वो बार बार मनीष को फ़ोन करने लगी। मनीष ने उसका फ़ोन उठाना बंद कर दिया तो वो कविता को फ़ोन करने लगी। कविता को उससे ये पता लगा कि प्लॉट के सिलसिले में 4 लाख रुपए इसने लिए हैं, अब मेरा फ़ोन नहीं उठाता है। इस बात को लेकर कविता और मनीष में तनाव हुआ कि ये कब तुमने डील की, कब पैसा लिया और कब तुमने अपनी माँ को दे दिया। तुम माँ से ले आओ और उस महिला का पैसा वापस करो, पैसा मेरे पास तुम्हें रखना चाहिए था। माँ बीच में कहाँ से आ गई। उस दिन शराब पीने के बाद भी इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ कि इतनी लंबी रकम 5 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए तुमने अपनी माँ को दे दी और हमें इसके बारे में बताया भी नहीं, और लोग अब मुझे फ़ोन करके जो तुमने पैसे लिए थे अपनी माँ को दे दिए उसके बारे में शिकायत कर रहे हैं या वो पैसा वापस मांग रहे हैं। बहुत ज़्यादा कहासुनी के बाद
कविता का बेटा यानी दोनों का बेटा जो 2 साल, डेढ़ पौने 2 साल का था, उसको कविता ने नशे में पैर से मार दिया तो वो बिस्तर के नीचे गिर गया। उसके बिस्तर के नीचे गिरते ही मनीष ने कविता को कई थप्पड़ रसीद कर दिए। कविता ने बदला लेने के लिए कई थप्पड़ मनीष को भी रसीद कर दिए। गुस्से में आग बबूला हुए मनीष ने कविता का गला पकड़ लिया। कविता ने चिल्लाने की कोशिश की तो मनीष ने उसका मुंह बंद करके और गला दबाकर मार डाला। दम घुटने से कविता की मौत हो गई। और जब उसकी मौत हो गई, ये झगड़ा जमीन पर होता रहा। जमीन पे ही उसने उसका गला दबा दिया। मौत के बाद उसने उसे बिस्तर पर सुला दिया, बिस्तर पर लिटा दिया। और उस समय चूंकि गला बहुत कस के दबाया गया था तो मुंह में झाग की शक्ल में कुछ चीज़ें आ जाती हैं जो सुसाइड करने वालों के या जिनको गला दबा के मारा जाता है। उसने हल्ला करना शुरू किया कि मेरी पत्नी ने कोई जहरीला पदार्थ खा लिया है, उसने सुसाइड कर लिया है। और तब उसने अपने ससुर को फ़ोन किया, रमेश चंद को, कि आप फ़ौरन आ जाइए, आपकी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब है। वो आए, उनको भी यही बताया, यही ड्रामा किया उसने कि इसने कुछ जहर खा लिया है, ये देखिए मुंह में इसके झाग निकला हुआ है। लेकिन फिर भी उनके पिता यानी रमेश चंद को, कविता के पिता यानी रमेश चंद को उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। और वो इसीलिए भागकर पुलिस के पास गया और पुलिस को ले आया। और पुलिस ने फ़ौरन उसका पंचनामा इत्यादि करके उसे एसएमएस हॉस्पिटल के मेडिकल बोर्ड में पोस्टमार्टम करवाने के लिए भेज दिया। और फिर उसके बाद चूंकि वो अकेला, उसकी मृत्यु के समय अकेला ही मनीष घर में था, पुलिस ने पकड़ा और फिर पुलिस ने उससे पूछताछ की, जिस पूछताछ में उसने ये बताया कि हाँ, उसने मनीष की हत्या की है। आज की घटना देखिए, 4 साल से लिव इन रिलेशन में मनीष और कविता रह रहे थे। 2 प्रसव हुए जब वो रिलेशन में एक दूसरे के संपर्क में आए। एक में जुड़वा बेटियां हुई और दूसरे प्रसव में उसे एक बेटा हुआ। यानी बिना विवाह के साथ रहना यानी लिव इन में रहना और 3 बच्चे भी हो जाना। मैं हमेशा लिव इन रिलेशन के बारे में, जब मैंने एक सीरीज चलाई थी और आपको बताया था कि लिव इन रिलेशंस को जब जब लंबा खींचा गया, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, जब जब लंबा खींचा गया, इसमें हमेशा महिला यानी लड़की को जान से हाथ धोना पड़ा है। कारण उसका ये है कि आप जितना लंबा खींचेंगे उतनी ही शिद्दत से लड़की बहुत दिन तक अपना सब कुछ लुटने के बाद फिर वो शादी की जिद करेगी। लेकिन अगर शादी ही करनी थी तो आदमी शुरू में कर लेता। ये इतने दिन लिव इन ये कह के कि हमें एक दूसरे को समझने के लिए समय चाहिए, 3-4 साल का समय अगर आप व्यतीत करेंगे तो आप मान के चलिए कि लड़की को जान से जाना होगा। और मैंने हमेशा ये बताया है कि 90% प्रकरणों में महिला की ही जान जाती है। इस प्रकरण में आप देखिए, सारी दुनिया ये जानती थी कि ये पति पत्नी है, लेकिन पिता ने बताया कि नहीं, इन दोनों ने शादी नहीं की थी। तो रह तो पत्नी की तरह रह रही थी, लेकिन मृत्यु के बाद उसे पत्नी को मिलने वाले हक हुकूक जो भी थे वो कभी नहीं मिल सकते, क्योंकि शादी नहीं हुई थी। ये तो प्राइवेट अपने व्यापार में था मनीष। अगर वो सरकारी सेवा में होता या जो भी लिव इन वाले सरकारी सेवा में रहते हैं तो फिर वो कोई उसको जो इंश्योरेंस और फलाना और ढिकाना और दुनिया भर की जो चीज़ें हैं वो उसको नहीं मिलती हैं। पति के मिलने के बाद पत्नी को नहीं मिलती और पत्नी के मिलने के बाद, पत्नी के मरने के बाद पति को नहीं मिलती, क्योंकि दोनों अविवाहित थे। भले पति पत्नी की तरह रह रहे हों, भले ही उनके पास बच्चे भी हों। और जैसे ही पत्नी की मृत्यु होगी वैसे पति यानी पुरुष भी किनारा कर लेगा। अब आप सोचिए कि उन 3 बच्चों का क्या होगा। अगर ननिहाल उनकी थोड़ी बहुत भी मजबूत है तो वो
वही इन तीनों की परवरिश कर सकते हैं। कोई दूसरा इन्हें लेने को तैयार नहीं होगा। एक आध बच्चा होता तो हो सकता है मनीष के उसकी कविता के भाई या बहन या बाकी और लोग भी कर सकते थे ऐसा, लेकिन 3 बच्चों का भार सामान्य रूप से ननिहाल में नाना नानी ये लोग तो बेटी के बच्चे हैं तो कैसे भी करके उनका पालन पोषण करेंगे, लेकिन बाकी कोई बहुत ज़माना इस मामले में बिल्कुल क्लियर है। बहुत मुश्किल है कि कोई दूसरा इन तीनों की परवरिश करे और इनका पालन पोषण करे। लेकिन तब भी बिना माँ बाप के बच्चों की जो ग्रोथ होगी, आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि कैसे उनका लालन पालन होगा, कैसे उनकी ग्रोथ होगी, कैसे वो पढ़ाई लिखाई करेंगे। और नाना नानी की भी एक लिमिट है और उम्र भी है, कब तक वो इन तीनों को का साथ देंगे, इन तीनों की परवरिश करेंगे, 2 लड़कियों की शादी करेंगे, लड़के को पढ़ाएंगे। आप सिर्फ अंदाज़ लगाइए कि आखिर इन बच्चों का क्या होगा। बिना शादी किए इतने लंबे समय लिव इन में रहना कितना खतरनाक है, ये महिलाएं और लड़कियां क्यों नहीं समझ पा रही हैं, ये मेरी समझ के बाहर है। मेरी समझ में नहीं आता कि रोज़ इतनी घटनाएं आस-पास घट रही हैं, अखबारों में निकल रहा है, टीवी में आ रहा है। लिव इन में 3 साल से रह रहे थे, लिव इन में 4 साल से रह रहे थे और महिला की जान चली गई, लेकिन फिर भी लिव इन में ही रह रहे हैं, बिना शादी किए रह रहे हैं। यहाँ तो बिना शादी किए बच्चे भी हो गए, लेकिन लिव इन में ही रह रहे हैं। और लिव इन रिलेशन में हमेशा जब भी वो लंबा खिंचा, लड़कियां या महिलाएं ही मारी गईं। फिर भी कोई समझने को तैयार नहीं है कि ये कितना खतरनाक है। आप अपनी ज़िंदगी से खेल रहे हैं। आप अगर लिव इन में ही बच्चे हो गए हैं तो आप बच्चों के भविष्य से खेल रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं समझ में आ रहा है। हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या एक दूसरे को समझने के लिए 2-3 महीने पर्याप्त नहीं हैं। 2-3 महीने इतने होते हैं कि आप एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। साथ रहेंगे तो आप एक दूसरे के बारे में अच्छी तरह से जान भी जाएंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि जब तक आप 5 साल एक साथ लिव इन में न रहें तब तक आप एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए 4-4 साल 5-5 साल तक लिव इन में रहना ये बिल्कुल न तो किसी तरह से आप ये एक्सप्लेनेबल है और न किसी तरह से एडवाइजेबल है। ऐसा कदापि न करें। जान है तो जहान है। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।